हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स ब्लॉग। आज के क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक पावर के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। सेल के कॉम्बिनेशन के बारे में हम लोग पिछले वीडियो लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो आज हम लोग इससे पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पढ़ा था, जिसके अंतर्गत आपको बताया था कि किसी भी कैपेसिटर के किसी भी सर्किट के अंदर करंट का फ्लो होता है, तो करंट के फ्लो होने की वजह से उसमें क्या होता है, हीट एनर्जी डेवलप हो जाती है। और उसके लिए हम लोगों ने फार्मूला निकाला था H = I²RT। ठीक है, जो सेल के द्वारा जो वर्क डन किया जाता है वो हीट एनर्जी के फॉर्म में हो जाता है H = I²RT। ये हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देखा था इसी चैप्टर के अंतर्गत। आज हम लोग एक छोटा सा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पावर का, और इससे आपको बोर्ड में क्वेश्चंस इसके फार्मूला आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हो सकता है छोटा सा सवाल आ जाए, हो सकता है इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन आ जाए, मतलब ये छोटे से आ सकते हैं। तो आज हम लोग इलेक्ट्रिक पावर को जानने की कोशिश करेंगे। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है, इस चीज़ को जानेंगे। समझ में आ रहा है? सपोज कीजिए कि ये सेल है, ये सेल का पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। इस सेल से चार्ज का फ्लो Q हुआ और T टाइम तक हुआ, टाइम T हुआ। इसका पोटेंशियल V है और इसका पोटेंशियल सपोज करते हैं 0 ले लेते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं सबसे पहले इलेक्ट्रिक पावर का डेफिनेशन। रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय सेल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। या तो ये डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है, या फिर दूसरा डेफिनेशन आप लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक पावर का। द रेट एट विच एनर्जी कंज्यूम्ड और produced by the cell, by cell, the rate at which energy consumed or produced by cell is called electric power। ठीक, अब हमने एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड की बात लिखा। सेल को चार्जिंग की भी बात होती है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग की भी बात होती है। जब हम किसी सर्किट में सेल को यूज करते हैं, एनर्जी उससे लेते हैं, इसके कारण हम कोई वर्क करते हैं। जैसे मान लिया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए जब उसको लेते हैं, उसको डिस्चार्ज करते हैं, उसकी एनर्जी को हम यूज करते हैं, तो दैट मीन्स वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है। तो सेल जिस रेट से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, सेल के एनर्जी प्रोड्यूस करने का जो रेट है वह रेट ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। या फिर सेल जिस तरह से हीट एनर्जी प्रोड्यूस करती है उस रेट को ही कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। कोई दिक्कत? या फिर सेल जिस रेट से एनर्जी को कंज्यूम करती है उस रेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ पे? तो
तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जो होते हैं, यहाँ पर सेल की बात हमने की है, जिस रेट से एनर्जी को कंज्यूम करता है या फिर जिस रेट से एनर्जी को प्रोड्यूस करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करना मतलब एनर्जी खर्च करता है, तो उस खर्च करने और कंज्यूम करने के रेट को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल पावर कहते हैं। क्लियर बात है? यहाँ पे मैंने सेल की बात की, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज भी हो सकते हैं, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज जिस रेट से एनर्जी को खर्च करता है, जिस रेट से एनर्जी को कंज्यूम करता है, उस कंज्यूम और प्रोड्यूस करने का जो रेट होता है, प्रोड्यूस करना दैट मीन्स डिसिपिएट करना, ठीक है। तो डिसिपिएट करना मतलब हुआ कि उसको खर्च करना, किसी वर्क में खर्च कर रहा है, तो वो जो खर्च करने का या फिर कंज्यूम करने का जो रेट है, कंज्यूम करेगा जब सेल को आप चार्जिंग कीजिएगा, और प्रोड्यूस किस में करेगा? प्रोड्यूस करना मतलब डिसिपिएट करना, या आप जब इसको किसी भी डिस्चार्जिंग के केस में मतलब वो एनर्जी को खर्च करेगा। ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब यहाँ से आपको पता है कि वर्क डन बाय द सेल, अब यहाँ से हम अब इसको क्या किससे लिखते हैं? इट इज डोनेटेड बाय पी, किससे लिखते हैं? पी से लिखते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए, इस सेल, अब सबसे पहले वर्क डन बाय द सेल क्या होगा? वर्क डन बाय द सेल क्या होगा? चार्ज क्यू फ्लो कर रहा है, क्यू इंटू भी हो जाए, उसका पोटेंशियल भी है, भी पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे भी माइनस जीरो, यानी कि क्या हो जाएगा? क्यू भी हो जाएगा। वर्क डन बाय द सेल, ठीक है। तो आपने क्या लिखा? यहाँ से आप क्या कह सकते हैं? P इक्वल टू डब्लू बाय टी कह सकते हैं, कह सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डूइंग वर्क कहिए, रेट ऑफ डूइंग वर्क, या फिर आप कह सकते हैं रेट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पावर हो जाएगा P इज इक्वल टू डब्लू बाई टी, यानी कि Q भी बाई टी। अब आपको पता है Q बाई टी क्या होता है, ठीक है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, आपने पढ़ा है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? Q P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू वी आई। कोई दिक्कत? इस तरह से हो गया। अब यहाँ से आप इसके यूनिट को भी लिख सकते हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर क्या हो जाएगा? यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा जूल पर सेकंड। इसी को क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। डब्ल्यू से इसको लिखा जाता है। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नोट कर लिए। इलेक्ट्रिक पावर एक छोटा सा टॉपिक है, आपने इसके यूनिट को भी P इक्वल टू वी आई, इसको आपने जाना। अब यहाँ से एक और चीज़ आप सोच सकते हैं, आपको बताया गया था पिछले क्लास में जब आपने पढ़ा था, इसको साइड में कुछ करते, बात वही है। आपने जाना था H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, आपको याद आया होगा, ये पढ़ा है आपने, ठीक है। हीट एनर्जी जो प्रोड्यूस होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब ये भी एक प्रकार का एनर्जी है। अब किस रेट से कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट एनर्जी को रिलीज कर रहा है या फिर कंज्यूम कर रहा है, तो यहाँ पे H को किसी किसी किताब में U भी लिखा रहता है। U इज इक्वल टू, आपको घबराना नहीं है, आई स्क्वायर आर टी। आर क्या है? रेसिस्टेंस। तो यहाँ से आप कह सकते हैं P इज इक्वल टू H बाई टी या फिर U बाई टी, यानी कि आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी, यहाँ से टी टी कट जाएगा। P
P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। यहां से बात सिंपल सा है, कोई भी सर्किट किस रेट से एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है उस रेट को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पावर कहते हैं। यहाँ पे हीट एनर्जी देखिए किस रेट से प्रोड्यूस कर रहा है, उसके रेट को हमने क्या कहा, पावर का। रेट का मतलब हुआ h/T, ठीक है। P इक्वल टू आई स्क्वायर आर, यहाँ से भी आप सोच सकते हैं, बात सेम ही है, वही चीज़, कोई दिक्कत। चलिए हम यहाँ पे से कई सारे फॉर्म में फॉर्मूला को लिखेंगे। इससे पहले हम एक छोटा सा टर्म और डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो लिख लिए इसको। अब देखिए 1 वाट किसको कहते हैं, इसको भी थोड़ा सा लिख लीजिए। आपसे एग्जाम में कभी कभी डेफिनेशन पूछा जाता है, बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कभी कभी। 1 वाट, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं, तब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। 1 वाट, ठीक है, ठीक है। वन वाट को देख लेते हैं, ठीक है। 1 वाट किसको कहते हैं, 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस को हम डिसिपिएटेड भी कहते हैं, डिसिपिएटेड कहिए, बाय 1 जूल एनर्जी इज कंज्यूम्ड और प्रोड्यूस्ड या फिर डिसिपिएटेड एट पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम इन सेकेंड में, बाय द सेल, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट, या फिर कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेज कहिए, एप्लियंसेज इज कॉल्ड 1 वाट, ठीक है। कोई दिक्कत? या फिर इसको शॉर्ट में भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, रेट ऑफ कंज्यूमिंग और प्रोड्यूसिंग वन जूल एनर्जी बाय द सेल या फिर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर, सॉरी इज कॉल्ड 1 वाट, सॉरी। कोई दिक्कत? इस तरह से हम लोग 1 वाट को डिफाइन कर दिए। चलिए जो फार्मूला हम लोगों ने जाना उसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं और कुछ और फार्मूले जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग सवाल करेंगे। चलिए चलते हैं। आपसे जो पूछा जा सकता था मैंने बता दिया, यूनिट पूछा जा सकता था मैंने बता दिया, 1 वाट पूछा जा सकता था बता दिया। चलिए कुछ और बातें हैं जिसको हम लोग कर लेते हैं। हमने अभी जाना, अब यहाँ पर आते हैं, कोई भी सर्किट है जिसका पोटेंशियल भी है और इससे करंट का फ्लो आई हो रहा है, ये रेसिस्टर आर से कनेक्टेड है। अब यहाँ पर कहानी को ला लेते हैं, ठीक है, समझ मारा। यहाँ से P इज इक्वल टू हमने जाना VI जाना। अब ओम्स लॉ से आइए तो V का वैल्यू लिखिएगा तो क्या लिखिएगा, V का वैल्यू लिखिएगा तो V का वैल्यू I इंटू आर हो जाएगा, IR इंटू आई हो जाएगा।
P इज इक्वल टू एक फॉर्मूला आपका है आई स्क्वायर आर आ गया। P इज इक्वल टू आप I का वैल्यू अगर यहाँ पर रखते हैं फॉर्मूला तो ये हुआ। अगर आपको I और R के बीच में रिलेशन दिया है तो आप इस फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। V और I के बीच में दिया है तो आप इसका फॉर्मूला का यूज़ कीजिएगा। अब आप यहाँ पर V का वैल्यू I का वैल्यू लिखिए, तो I का वैल्यू लिखिएगा तो V बाय R लिखिएगा, तो V इंटू V बाय R, यहाँ से P इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V स्क्वायर बाय R आ जाएगा। मतलब ये तीनों फार्मूला का आप यूज करके इलेक्ट्रिक पावर निकाल सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक, चलिए, अगर आपको यहाँ पर टाइम भी दे रखा है कि कुछ टाइम तक करंट का फ्लो हुआ है, तो आपको जाना है कि H या U इक्वल टू आप जाने हैं आई स्क्वायर आर टी, ऐसा भी पूछा आ जाए है। तो आप यहाँ पर I के यहाँ पर H आई स्क्वायर आर टी का टर्म, तो यहाँ से P निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, आई स्क्वायर आर टी अपॉन टी कर दीजिएगा, तो यहाँ से आई स्क्वायर आर, ये भी फॉर्मूला आ जाता है। कोई दिक्कत? ये सारी चीज़ें इस तरह से हम लोग यूज कर सकते हैं इसका। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इस फार्मूला को आपको याद रखना होगा और इसके ज़रिए हम लोग सवाल करेंगे। तो P इज इक्वल टू वी आई, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर और P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, ये चीज़ें हम लोग समझ गए। चलिए आगे चलते हैं। अब सपोज कीजिए कि कभी कभी वेरिएबल करंट दे दे, कि करंट वेरिएबल हो, ये तो T, ये करंट I क्या था, कांस्टेंट था, तो आपने इजी वे में निकाल दिया। व्हेन करंट डिपेंड्स ऑन T, आपको पता है जब करंट डिपेंड्स करे टाइम पर, टाइम का फंक्शन दिया रहे, तो सपोज कीजिए P बराबर क्या हो जाएगा, जिस रेट से करंट डिपेंड कर रहा है DI। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, तो जिस रेट से पावर क्या हो जाएगा, जिस रेट से एनर्जी कंज्यूम हो रही है अपॉन dt। सपोज कीजिए dt टाइम में छोटा सा एनर्जी d कंज्यूम हो रहा है, तो उसका रेट कितना है, d अपॉन dt। अब यहाँ से P इज इक्वल टू आपको पता है क्या जानते हैं, आई स्क्वायर आर जानते हैं, इसको इधर कर लीजिए, dt हो जाएगा इज इक्वल टू d हो जाएगा। अब जब टाइम पर डिपेंड कर रहा होगा, टाइम का फंक्शन आएगा, तो आपको क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा, आई स्क्वायर आर डी टी इज इक्वल टू डी। यहाँ से 0 से t तक इंटीग्रेट कीजिएगा, यहाँ 0 से e तक, यानी कि e इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t आई स्क्वायर आर डी टी करना होगा जब करंट वेरिएबल होगा। तो जब करंट कांस्टेंट होगा तो आई स्क्वायर बाहर चला आएगा, आई स्क्वायर आर बाहर, रेसिस्टेंस बाहर आ जाएगा, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, जैसे कि तब ये एक्सप्रेशन आपका आ जाएगा, ई इक्वल टू व्हेन करंट इज कांस्टेंट, तब आप देखिए ई इज इक्वल टू आप कह सकते हैं आई स्क्वायर आर को बाहर कर लीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t, डी टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, तो इसलिए E इज इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, जो कि फॉर्मूला आपने जाना है। ठीक है, इस तरह से वेरिएबल करंट होगा तो इस तरह से आप इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं। ये सारे फॉर्मूले हैं, इसके ज़रिए हम चलिए नीचे अगर नहीं दिख रहा है तो वही आपने वेरिएबल करंट को क्या लिखा है, dt का इंटीग्रेशन t लिखा है और यहाँ पे लिखा है ई स्क्वायर आई स्क्वायर आर टी। चलिए ये सारे फार्मूले हैं, इस तरह से हम इस फार्मूला का यूज करके सवाल को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार फार्मूला को सोच लीजिए, देख लीजिए और इस पर हम सवाल करने जा रहे हैं। चलिए मिटा दें इसको, इसका रेसिस्टेंस हम लोग R लिए हैं। चलिए
चलिए चलिए एक सवाल लेते हैं अब। सिंपल सिंपल सवाल लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। एक सवाल सिंपल सा लेते हैं सबसे पहले। सपोज कीजिए कि ये 12 वोल्ट की बैटरी है और करंट यहाँ से 4 एम्पियर का फ्लो कर रहा है। तो पूछा है फाइंड इलेक्ट्रिक पावर। आपको तो पता है P = VI। तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा आपको इसी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं। 12 × 4 48 वाट हो जाएगा। आप शॉर्ट में लिखिएगा तो 48 W लिख दीजिएगा। इस तरह का सवाल तो आप लोग इजी में, मज़ा भी आएगा आप लोगों को बनाने में, इतना सिंपल सवाल। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 12 वोल्ट की ही बैटरी है जिससे 8 ओम का रेसिस्टर जुड़ा हुआ है। ये 12 वोल्ट की बैटरी है। आपसे फिर पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक पावर। अब इस बार देखिए आपको क्या दिया हुआ है, R दिया हुआ है और V दिया है। तो P = आपको पता है क्या लगाइएगा, V² लगा दीजिएगा ना। तो 12 × 12 R कितना है 8। आपको तो काटने कितने के लिए आता होगा, 4 दूनी 8 काट दीजिए, 4 तिया 12 काट दिए, 3 चौक 12। कहीं गलत तो नहीं काट दिए। 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक है, ये 2 6 के 12 कटेगा ना। गलत काट रहे हैं क्या? 12 × 12 8। ठीक है, चलिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 6 के 12। ठीक है, तो काटे थे 6 3 18। ठीक है, ठीक है, 18 वाट हो जाएगा ये। चलिए चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कैलकुलेशन भी कभी कभी गलत हो जाता है, सही भी गलत कर देते हैं, होता है। मिस्टेक सबसे होता है, तो हमसे भी होता है, आप लोगों से भी होता होगा। चलिए इसको लिख लिए, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं। चलिए इसको लिख लीजिए, मिटा दें। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन लिखिए, a bulb is rated 40 watt or 220 volt. Find the current
drawn by it when it is connected to a 220 volt सप्लाई। फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन इससे आएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं आएगा। यहाँ से आपको दिया हुआ है, P भी दिया है, V भी दिया हुआ है, तो आपको पता है P इज इक्वल टू, आपने जाना VI, तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, P बाय V हो जाएगा। P आपको पता है कितना है, 220 वोल्ट, ठीक है, सॉरी 40 वाट है ना, P 40 है बटे 220, इसको काट दीजिए, 2 दूनी 4, 2 बटे 11 एम्पियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बल्ब इज रेटेड 60 watt and 240 volt. Calculate its resistance. उसका रेसिस्टेंस पूछा है, आप निकाल सकते हैं, सारा डाटा आपको दिया हुआ है। When it is on, उसके बाद if the voltage drops to 190 volt, what will be the power consumed? What will be the power consumed and the current drawn? चलिए इसका सॉल्यूशन आप देखिए क्या दिया है। 60 वाट का बल्ब है, यानी कि पावर दिया हुआ है, 240 वोल्ट है। कैलकुलेट इस रेसिस्टेंस पूछा है, तो आपको पता है P इज इक्वल टू क्या होता है, V स्क्वायर अपॉन R होता है, यानी कि हमको P पता है, यानी कि यहाँ से हमको क्या निकालना है, कैलकुलेट इस रेसिस्टेंस। तो R इक्वल टू क्या हो जाएगा, V स्क्वायर अपॉन P हो जाएगा ना। तो V हमको पता है 240 इंटू 240 अपॉन कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 छक 240, 24 छक 96, 960 ओम का रेसिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, ये पहला। अब कहता है दूसरा पार्ट इस क्वेश्चन का कहता है कि इफ़ द वोल्टेज ड्रॉप्स कर गया 192 वोल्ट, यानी कि V हो गया 192 वोल्ट, इसका रेसिस्टेंस हमको पता चल गया 960 ओम। कहता है व्हाट विल बी द पावर। अब पावर निकालने के लिए कहता है तो V स्क्वायर अपॉन R फिर से कर दीजिएगा। तो V हमारा कितना है 192 मल्टीप्लाइड बाय 192 अपॉन 960। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा आप, तो आपका आएगा 38.4 वाट। ठीक है, 38.4 वाट आएगा। अब उसके बाद यहाँ से करंट निकालना है, तो करंट आप EGM निकाल सकते हैं। आपको V भी पता है, R भी पता है, I निकाल लीजिए, I इज इक्वल टू V बाय R, आराम से निकाल सकते हैं आप। 192 अपॉन कितना हो जाएगा 960, यानी कि 192 अपॉन 960, इसको सॉल्व कीजिएगा आप तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ऐसा कीजिए, इसको सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ से काट दीजिए आप। 24 8 192, 24 चौके 960,
8 पंचे 40, 1/5 यानी कि 0.2 एम्पियर का करंट फ्लो होगा। चलिए इसको लिख लिए। चलिए अब एक और चीज़ जान लेते हैं जो कि पूछा जाता है और आप पहले से भी जानते होंगे, लेकिन एक बार रिमाइंड हम लोग कर लेते हैं। यूनिट के बारे में आप जानते हैं होंगे। चलिए 1 किलोवाट आवर, इसको पढ़ते हैं 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू होता है 1 यूनिट। आपसे पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। अब 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 किलो इक्वल टू होगा 1000 वाट का। 1 किलोवाट को हम 1000 वाट कह सकते हैं। एक आवर में कितना होता है, 3600 सेकंड होता है। तो यानी कि हम इसको कह सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। यानी कि 1 यूनिट में आपसे पूछा जाएगा तो कितना जूल होता है, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। या फिर आपसे ये भी पूछा जा सकता है 1 किलोवाट आवर, ऑब्जेक्टिव में आएगा 3.6 इंटू 10⁻6 जूल। ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये चीज़ें आपको बोर्ड में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, चलिए मिटा दें, ये चीज़ें आपको याद रखना है। और एक बात और, हमारे घरों में और जो इंडिया में बल्ब का यूज होता है वो 220 वोल्ट पर 100 वाट का पावर होता है उसको, ठीक है। कितने वोल्ट का, ये 220 वोल्ट का, ठीक है। उसके पावर कितने होते हैं, 100 वाट। ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। एक और क्वेश्चन है उसको कर लेते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन हम सबसे पहले ये कर लेते हैं। एक बैटरी है, जो 12 वोल्ट की है। इसमें जो करंट का फ्लो हो रहा है 2t+1 हो रहा है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है फाइंड एनर्जी डिसिपेटेड इन 3 सेकेंड। एनर्जी डिसिपेट कितना करेगा 3 सेकेंड में, वो निकाल लेते हैं, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है। चलिए चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। आपको मैंने बताया कि जब ये आपने देख रहा है कि करंट जो डिपेंड कर रहा है I = 2t+1 है, ठीक है। वो I जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, टाइम पर डिपेंड कर रहा है। हम आपको क्या बताएं, जब ऐसा कंडीशन आ जाए तो हम क्या करते हैं, आपको बताया कि E = क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ P dt, ठीक है। इसके बीच का रेसिस्टेंस भी हम लोग जान लेते हैं, 1 ओम। ठीक है। तो P = आपको क्या पता है, I² पता है, इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3 तक करना है, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ पर देखिए I का वैल्यू हम रख देते हैं 2t+1 का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू dt। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3 तक, ठीक है। ये कितना हो जाएगा,
ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे इसको तोड़िए, कितना हो जाएगा 4t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 इंटू dt। इसका इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक करना है, 0 से 3 तक करना है। अब आप इंटीग्रेशन करने जानते होंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। इंटीग्रेशन इसका कर देते हैं तो हो जाएगा t, सबको अलग अलग कर देते हैं, t स्क्वायर dt कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3 तक, प्लस हो जाएगा 4 कांस्टेंट है बाहर कर लेते हैं, t dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3 तक, प्लस dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के 3 तक। ठीक, 1 इंटू डी टी किए, यानी कि क्या हो जाएगा 4 इंटू टी स्क्वायर का टी क्यू बाई 3 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 3 तक, प्लस 4 इंटू टी स्क्वायर बाई 2। आप इंटीग्रेशन करना 12th में है, आप ज़रूर जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आपको बहुत कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पीछे जा कर के आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। तो 3 को बाहर कर लेते हैं, 3 का क्यू 27 हो जाएगा, और अपर लिमिट और लोअर लिमिट रखते हैं 27 माइनस 0 हो जाएगा ये, प्लस 4 इंटू बाई 2 को बाहर कर लेते हैं तो आराम से 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर मतलब 0 हो जाएगा, प्लस 3 माइनस 0, यही होगा ना। तो ये कितना हो जाएगा 9 तिया 27, यानी कि 4 नामा 36, 2 दूनी 4 कट गया, ये 9 दूनी 18 हो जाएगा, प्लस 18 प्लस 3, 36 3 39 8 57, 36 3 39 18 57 जूल होगा। इतना आपका आंसर आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, एक बार कैलकुलेशन आप चेक कर सकते हैं। कैलकुलेशन आपने टी क्यू बाई 3 होगा। ठीक है, तो 3 को बाहर कर लिए हमने, 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, 3 से 3 को काट दिए, उसके बाद देखिए 3 का स्क्वायर 9 होगा, ये 2 दूनी 4 कट गया, 9 दूनी 18। ठीक है, हमें लगता है ठीक है 57 जूल होगा। इस तरह से आपको, इस तरह से वेरिएबल करंट होगा तो आप इस तरह से सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको सवाल इलेक्ट्रिक पावर पे आपको आ सकते हैं, छोटे मोटे सवाल, और इलेक्ट्रिक पावर में आपको यूनिट पूछा जा सकता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या है ये पूछा जा सकता है, और जो छोटे मोटे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे मैंने बता दिया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। ये छोटा वीडियो था, एंजॉय कीजिए, और अगले वीडियो हम अगले टॉपिक के साथ आएंगे। 1 और 2 वीडियोज़ लगेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसके बाद हम लोग अगले टॉपिक पे चलेंगे। पढ़ाई करते रहिए, तब तक बेस्ट ऑफ लक।